गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। भानु क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कर ली थी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अब अप्लाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर। तो सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में, और फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल में समझाएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होती है वो हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किस तरह से होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या मिलेगा कि सेंटर पे मेटल मिलेगा और उसके अराउंड 6 लिगेंड मिलेंगे। 6 लिगेंड किस तरह से होते हैं मैं बता चुका हूँ कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है। कि मान लीजिए एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के इस बुक को मान लीजिए कुछ देर के लिए आप स्क्वायर मानिए। लिगेंड्स यहाँ यानी कि इसके 4 कॉर्नर्स पे, एक अबाव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, राइट। 6 लिगेंड्स होंगे जैसा कि ये बना रखा है, 6 लिगेंड। अब आप इनमें देख पा रहे हैं कि इनके जो लिगेंड्स हैं वो एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड्स आर प्रेजेंट अलोंग दी एक्सिस। आप एक्स एक्सिस देख रहे हो, ये नेगेटिव जो है वो लिगेंड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरी मानती है कि जो लिगेंड्स है वो पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी लिगेंड्स हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी एक ही रहा और जेड एक्सिस के अलोंग भी लिगेंड्स है। तो आप इस स्ट्रक्चर से ही देख करके पता लगा सकते हो कि जी प्रत्येक एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो डी ऑर्बिटल्स मेटल एटम के होते हैं उनकी शेप कुछ इस तरह से होती है। आपको पता है कि डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, ठीक है। नाम क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इनकी शेप आपके सामने दे रखी है। डी एक्स वाई मानी कि इसमें एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ओके, इसलिए इनकी शेप बीच में दिखा रखी है। एक्स और वाई के बीच में हमने इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड दिखा रखे हैं, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि ये नॉन एक्सियल है। एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन नहीं है इनमें, क्योंकि ऑर्बिटल्स में भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं डी ऑर्बिटल्स में? 3 में तो एक्सिस के नॉन एक्सियल है, मतलब कि एक्सिस के बीच में मिलेंगे। जैसे डी एक्स वाई का मतलब है कि एक्स और वाई के बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। डी वाई जेड का मतलब है कि वाई और जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। डी एक्स जेड का मतलब है कि एक्स और जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ओके। सो इनकी शेप होगी ऐसी। इन 3 को बोलते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, यानी कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिस के बीच में होते हैं। नेक्स्ट 2 ऑर्बिटल्स जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये एक्सियल हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सिस के अलोंग है, जबकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस के बीच में थे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और वाई एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रॉन्स है, बीच में नहीं है इसमें, जबकि उनमें बीच में थे। और यहाँ डी जेड स्क्वायर में केवल जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो मेरे को इनकी शेप से एक बात साफ पता लग गई कि जी डी ऑर्बिटल्स में 3 जो ऑर्बिटल्स है ना वो तो है नॉन एक्सियल, क्योंकि उनमें एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2 होते हैं एक्सियल, क्योंकि उसमें एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात तो बच्चों यहाँ से पता लग रहा है कि इनमें 2 तो एक्सियल है और 3 नॉन एक्सियल है। जब ये लिगेंड नहीं है, ये मेटल ऑर्बिटल्स है। जब लिगेंड इन मेटल ऑर्बिटल्स की तरफ अप्रोच करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में और जो मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्सन होगा, राइट। अब उनमें रिपल्सन बराबर नहीं होगा, यानी कि जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उन सभी में इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। 3 में तो एक्सिस के बीच में है और 2 में एक्सिस के अलोंग है, तो रिपल्सन भी अलग होने वाला है। अब ध्यान से समझना एक बात, जैसे ही ये लिगेंड की तरफ अप्रोच हुए, मतलब लिगेंड इनकी तरफ अप्रोच हुआ, तो क्या होगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि जो एक्सिस के अलोंग है ना उनमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। एक्सिस के अलोंग, क्योंकि सेम एक्सिस के अलोंग जब आएंगे लिगेंड्स तो उनमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा होने वाला है। सेम एक्सिस के अलोंग किन में इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें, इन 2 में। तो इन 2 में, यानी कि जो रेड कलर के अपने को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है,
रेड कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस के अलोंग हैं और लिगेंड्स भी एक्सिस के अलोंग ही प्रेजेंट होने वाले हैं। तो रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इनकी एनर्जी, इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी, ध्यान रख लेना, dx² - y² dz², इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही रिपल्सन होगा एनर्जी हाई हो जाएगी और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे अट्रैक्शन होता है एनर्जी कम हो जाती है, सिस्टम स्टेबल हो जाता है। सब थर्मोडायनेमिक्स में है, केमिस्ट्री का रूल है। तो अब बच गए 3 ऑर्बिटल्स और इनमें इनकी बजाय रिपल्सन कम होगा, क्योंकि जी इनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सिस के अलोंग नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो एक्सिस के अलोंग नहीं है तो इनमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। रिपल्सन तो होगा लेकिन इन दो की बजाय इन तीनों में रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी कम बढ़ेगी, मतलब कि इनकी एनर्जी कम रह जाएगी इन रेड वालों की बजाय, यानी कि इन दो ऑर्बिटल्स की बजाय। तो आप समझ गए हैं कि जैसे ही डी ऑर्बिटल्स की तरफ लिगेंड अप्रोच करते हैं तो 2 सेट्स बन जाते हैं, एक हायर एनर्जी का वो जिनमें रिपल्सन ज़्यादा हुआ, रिपल्सन इनमें ज़्यादा हुआ से हायर एनर्जी के हो गए, और एक उनसे कम एनर्जी का यानी कि लोअर एनर्जी का, ये 3 ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के हो जाते हैं। तो इनको स्प्लिटिंग इस तरह से दिखाई गई है कि डी ऑर्बिटल इन फ्री स्टेट, यानी कि जब कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा था उस दौरान मेटल के ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के होते हैं, जिनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। जैसे ही लिगेंड उनकी तरफ अप्रोच करते हैं तो उनमें रिपल्सन होगा, किस में होगा, लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन्स में, और मेटल के जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण उनकी एनर्जी एक बार सभी की बढ़ेगी। ठीक है, सभी की एनर्जी बढ़ गई। अब फिर देखेंगे कि किन की ज़्यादा बढ़ रही है और किन की कम बढ़ रही है। तो आपने पढ़ा कि जी दो की एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस के अलोंग थे और वहाँ भी लिगेंड्स एक्सिस के अलोंग है, सो रिपल्सन ज़्यादा हो गया इन दो में, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी 5 में 2 ऊपर चले गए, 3 नीचे रह गए, यानी कि 2 ऊपर जाने का मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तीनों की एनर्जी कम होगी। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे कि स्प्लिटिंग होगी, 5 ऑर्बिटल्स है ना, 2 सेट्स में टूट गई, 2 सेट्स में, एक हायर एनर्जी का एक लोअर एनर्जी का। हायर एनर्जी कौन से हो गए, ये बार बार बता चुका हूँ कि dx² - y² dz²। इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है बच्चों, EG। ओके, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं, आप इनको एज इट इज याद कर लीजिए, EG। और जो 3 ऑर्बिटल्स बचे हैं इनको कहते हैं T2G। क्या कहा जाता है, T2G। और इनमें क्या क्या है इन T2G सेट में, dxy dyz dxz, जो ब्लू कलर के दिखा रखे हैं ये। ठीक है, एनर्जी का डिफरेंस जो हुआ, इनकी एनर्जी का डिफरेंस किससे डिनोट किया जाता है, डेल O से, डेल्टा O से। डेल्टा O इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ओके, C फॉर क्रिस्टल, F फॉर फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। ठीक है, O इज यूज फॉर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का केस चल रहा है, टेट्राहेड्रल का होगा तो T यूज कर लेंगे, ऑक्टाहेड्रल। तो एनर्जी का डिफरेंस क्या हो गया, तो बताइए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, द डिफरेंस इन दी एनर्जी ऑफ EG एंड T2G ऑर्बिटल्स। 2 एनर्जी के जो सेट्स बन गई, EG और T2G, उनमें एनर्जी का डिफरेंस क्या कहलाता है बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डिनोटेड बाय डेल्टा O। अब इनकी एनर्जी बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, वो बढ़ेगी +3/5। कितनी बढ़ेगी याद रख लेना, +3/5। और इनकी एनर्जी घटी है तो कितनी घटेगी, -2/5। याद रख लेना, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड है ये। ओके, अब एक सेंटर ऐसा भी होता है जहां कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, यानी कि देयर इज नो डिफरेंस इन द एनर्जी, और उसको क्या कहते हैं, बैरी सेंटर। क्या कहते हैं बच्चों, बैरी सेंटर। बैरी सेंटर क्या है, जहां एनर्जी का दोनों सेट्स में एनर्जी का डिफरेंस जहां 0 लिया जा सकता है, कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता, कॉल्ड बैरी सेंटर। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का समझ में आया। जल्दी से बता देता हूं कि जो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि लिगेंड्स एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जैसे ही लिगेंड्स इन डी ऑर्बिटल्स की तरफ आते हैं, डी ऑर्बिटल्स की शेप कुछ ऐसी है, तो एक्स एक्सिस जो एक्सिस के अलोंग है उनमें रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, एक्सिस के अलोंग 2 ऑर्बिटल्स हैं इनमें रिपल्सन ज़्यादा हो गया, रिपल्सन ज़्यादा हो गया तो एनर्जी ज़्यादा होगी, जबकि 3 में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, एक्सिस के बीच में,
तो रिपल्सन इनमें कम हो गया, तो दो सेट्स में टूट गई। हायर एनर्जी कॉल्ड ईजी, क्योंकि ईजी आदमी जो होगा, याद करने के लिए जो आदमी ईजी होगा वो ताकतवर मिलेगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तो हाई एनर्जी होगी ईजी। और एक होता है T2G, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। इनकी एनर्जी का डिफरेंस क्या कहलाता है? क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी। किससे डिनोट करते हैं? डेल ओ से, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो नेक्स्ट केस कर लेते हैं बच्चों टेट्राहेड्रल का। तो बच्चों क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल, ओके, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग करेंगे। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको सबसे पहले टेट्राहेड्रल शेप के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरह से है। मान लीजिए, मैं हमेशा बताता हूँ कि आप अपने दिमाग में रखने के लिए मीथेन का याद रख लीजिए। मीथेन टेट्राहेड्रल शेप की होती है। तो मीथेन टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरह से है। मान लीजिए मीथेन में ऐसे है, सेंटर में कार्बन और 4 उसके हाइड्रोजन जुड़े हैं, और प्रत्येक इसके बीच में कितना एंगल होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। 109 डिग्री 28 मिनट का। ये तो पता ही है कि टेट्राहेड्रल में प्रत्येक एंगल्स के बीच में बॉन्ड्स के बीच में कितना एंगल होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और अपने को पता है कि जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड वो कितने पर होते हैं? एक दूसरे के 90 डिग्री पर। यानी कि अब की बार जो लिगेंड्स है ना, वो कहाँ हैं? अब की बार लिगेंड्स एक्सिस के बीच में है। पिछली बार यानी कि ऑक्टाहेड्रल में तो लिगेंड्स एक्सिस के अलोंग आए थे, अलोंग होते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। जबकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि इनमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, मतलब 90 का होता तो फिर सेम हो जाते, लेकिन 90 से ज़्यादा हो गया तो एक्सिस के बीच में आ गए। यानी कि समझ में आया कि जी टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड्स है ना, दे आर प्रेजेंट बिटवीन दी एक्सिस। यानी कि ये जो 4 नेगेटिव दिखा रखे हैं, मैंने इसी से को एक क्यूब की सहायता से ड्रा किया ताकि एक्सिस अच्छे से समझ में आए। तो इसी शेप को क्यूब की सहायता से ड्रा करते हैं। तो मान लीजिए ऊपर वाला ये है, ये, तो इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी कि मान लीजिए लिगेंड्स हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 इस तरह से बनेगी, याद रख लेना। ये एक्सिस हमने दिखाया एक्स वाई और जेड। तो आप देख पा रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज आपको, यानी कि जो लिगेंड दिख रहे हैं, वो एक्सिस के अलोंग नहीं है, वो एक्सिस के बीच में है। वाई जेड एक्सिस के बीच में है, इधर इनके बीच में है, ठीक है ना, एक्सिस के बीच में आ रहे हैं, वो अलोंग नहीं है। तो यहाँ रिपल्सन कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? उन्हीं डी ऑर्बिटल्स में रिपल्सन ज़्यादा होगा टेट्राहेड्रल केस में, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस के बीच में है, ऑक्टाहेड्रल से एकदम अपोजिट। ओके, इनमें क्या होता है कि रिपल्सन सबसे ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक्सिस के बीच में है, क्योंकि लिगेंड्स भी तो वहाँ एक्सिस के बीच में ही आने वाले हैं। तो यहाँ नॉन एक्सियल जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा ये मैं बात बता चुका हूँ कि जी इनमें जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लिगेंड्स कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं। ओके, लिगेंड्स किस में आते हैं? एक्सिस के बीच में आते हैं। तो एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स इनमें भी होते हैं 3 में, तो इनमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि ऊपर वाले जो 3 ऑर्बिटल्स अपने को दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम नॉन एक्सियल कह रहे हैं, इन 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा ना, रिपल्सन मैक्सिमम होगा। और रिपल्सन मैक्सिमम होने के कारण इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी अब की बार क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। जबकि इन 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी, क्योंकि इनमें एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रिपल्सन कम होगा इन दोनों में और इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो फिर से सप्लिटिंग दिखाते हैं, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एकदम उल्टा हो गया अब की बार। तो हायर एनर्जी के अब की बार कौन से हो गए? हायर एनर्जी के हो गए जो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। ओके, 3 ऑर्बिटल्स को हायर दिखाया, कॉल्ड T2, और जो 2 बचे इनको कहा E। हमने G यूज नहीं किया। G नॉर्मली इज नॉट यूज इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि G उनके लिए होता है जहाँ सेंटर ऑफ सिमिट्री हो, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री हो। सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या होता है? एक पॉइंट होता है मॉलिक्यूल में जहाँ सारे एटम्स इक्वी डिस्टेंस पर मिल जाएं। तो टेट्राहेड्रल केस में तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जहाँ सारे एटम्स इक्वल डिस्टेंस पे मिल जाएं, तो G लगाना नहीं है। ओके, हालांकि कई बुक्स वाले G यूज करते हैं, बट मोर फ्रिक्वेंटली बोले तो G मत लगाना। ओके, तो यहाँ T2 हो गया और E, ठीक है। E क्या है? लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं जहाँ रिपल्सन कम हुआ था इन दोनों में,
और Eg T2 हो गए जहाँ हायर एनर्जी है, यानी कि जहाँ रिपल्सन सबसे ज़्यादा हुआ था। इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये अब की बार T यूज हो जाएगा, T फॉर टेट्राहेड्रल, T फॉर टेट्राहेड्रल। ओके, और इनकी एनर्जी जब स्प्लिटिंग होगी तो स्प्लिटिंग होगी, इनकी एनर्जी बढ़ेगी, कितनी बढ़ी? इनकी एनर्जी बढ़ी 2/5 और इनकी कितनी घटी? 3/5। ओके, स्प्लिटिंग के बाद भी एवरेज एनर्जी जो है, स्प्लिटिंग इस तरह से होती है, डी ऑर्बिटल्स का टूटना इस तरह से है कि एवरेज एनर्जी चेंज नहीं होती। ओके, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स रिमेन सेम स्प्लिटिंग के बाद भी, यानी कि स्प्लिटिंग अकर्स इन सच ए वे दैट एवरेज एनर्जी डू नॉट चेंज। एक सेंटर भी जो मैं बता चुका हूँ, बेरी सेंटर होता है जहाँ एनर्जी का डिफरेंस 0 होता है। ठीक है बच्चों, अब स्प्लिटिंग जो है टेट्राहेड्रल के केस में, क्योंकि यहाँ लिगेंड्स 4 होते हैं और ऑक्टाहेड्रल में 6 होते हैं, तो वहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, वहाँ एनर्जी ज़्यादा होती है। तो टेट्राहेड्रल के केस में एनर्जी कितनी हो जाती है? केवल 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ओके, ये याद रख लेना ये रिलेशन कि टेट्राहेड्रल के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की 4/9 ही होती है। क्लियर हुआ? ओके, आप एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। किसी टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, इसलिए इनमें लिगेंड्स एक्सिस के बीच में होते हैं, एक्सिस के बीच में हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन उन्हीं में ही ज़्यादा होगा, उन्हीं ऑर्बिटल्स में ज़्यादा होगा जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस के बीच में हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन 3 ऑर्बिटल्स में एक्सिस के बीच में है, तो इन 3 ऑर्बिटल्स में अब की बार रिपल्सन ज़्यादा होने वाला है। किसके साथ रिपल्सन होगा? मेटल के डी ऑर्बिटल्स का लिगेंड के साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन ज़्यादा होगा तो एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी। अब की बार ये हाई एनर्जी के हैं और जो 2 बच गए उनमें रिपल्सन कम होगा। अब की बार ये लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। स्प्लिटिंग हो गई, एनर्जी इनकी प्लस 2/5 बढ़ी, इनकी एनर्जी 3/5 घट जाएगी। ठीक है, इनकी एनर्जी का डिफरेंस क्या कहलाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और T इज यूज फॉर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल केस में स्प्लिटिंग कम होती है क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स कम है, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी लिगेंड्स की संख्या पर भी तो निर्भर करती है। तो यहाँ टेट्राहेड्रल केस में क्या हो गया? डेल्टा T, यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ऑक्टाहेड्रल केस के 4/9 होती है। ठीक है बच्चों।